नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और मैं हूं नीरज बाजपेयी। आज बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिससे पूरे राजनीतिक हलकों पे, पत्रकारिता के हलके पे और तमाम सरकारी महकमों में तहलका मचा हुआ है। मामला है एक जासूसी का मामला निकल के आया है। दरअसल एक रिपोर्ट पब्लिश की कई सारे अखबारों ने मिलके, गार्जियन और न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह ने मिलके, उसमें बहुत सारे खुलासे किए गए कि दुनिया भर में करीब 50,000 लोग ऐसे हैं जिनकी स्नूपिंग की गई थी, मतलब उनकी जासूसी की जा रही थी उनके फ़ोन के ज़रिए। अब इस रिपोर्ट का खुलासा हुआ और उसके बाद ये कहा गया कि ये जो जासूसी की गई है इसमें जो है इज़राइल की एक कंपनी है NSO और उसका एक सॉफ्टवेयर है पेगासस, जिसके ज़रिए की जाती है। और ये बड़ा ख़तरनाक टाइप का सॉफ्टवेयर है। अगर ये गलती से भी आपके स्पाईवेयर आपके फ़ोन में घुस गया तो फिर आपकी स्नूपिंग हो जाएगी और इसके घुसने के कोई रास्ते ऐसे हैं नहीं जो आप बंद कर सकें। इवन अगर आप फैक्ट्री सेटिंग भी अपनी फ़ोन की कर देंगे ना, तब भी ये उसमें बना रहता है, क्योंकि इसको इसी ढंग से डिज़ाइन किया गया है। तो इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए जासूसी हुई है, आरोप लगाया गया। अब इससे भारत का क्या लेना देना? तो भारत का लेना देना ये है कि जो 50,000 की लिस्ट निकली है उसमें से कई सारे नाम भारतीयों के हैं, जिसमें कई सारे पत्रकार लोग हैं, सरकार के 2 मंत्री हैं, विपक्ष के नेता हैं। राहुल गांधी जी का भी दावा किया जा रहा है कि उनका भी नाम है उसमें, उनकी भी जासूसी की गई। एक पूर्व जज हैं। ऐसे तमाम लोगों के खुलासे हुए। कुछ लोगों से ये जब कहा गया कि अपने फ़ोन को दीजिए, इसकी फॉरेंसिक जांच के बाद ऑथेंटिकेट किया जाएगा, तो बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया। कुछ लोगों ने दिया। उससे ये बात कही गई कि इसमें ये स्पाईवेयर डाला गया था जिसके ज़रिए ये मामला हुआ। अब सवाल ये उठता है कि ये जासूसी किसने कराई और क्यों कराई? तो इसकी थोड़ी और पड़ताल की गई तो जो NSO नाम की कंपनी है इजराइल की, उसने कहा कि ये सॉफ्टवेयर हम सिर्फ सरकारों को बेचते हैं। उनकी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है और ये बहुत महंगा सॉफ्टवेयर है। तो इसको क्या सरकार ने खरीदा होगा या कोई प्राइवेट खरीद सकता है? इतना महंगा भी नहीं कि कोई खरीद ही नहीं सकता हो। लेकिन उनका ये दावा कि ये सरकारों के लिए दिया जाता है, क्योंकि इसके ज़रिए आतंकवादी गतिविधियों पे, देश विरोधी गतिविधियों पे, या जो इंटरनेशनल स्पाई एजेंसीज़ हैं, इंटरनेशनल जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, वो इसका इस्तेमाल करती हैं। लेकिन इसको लेके बहुत बवाल मचा हुआ और एक आरोप ये लगाया गया कि क्या भारत की इस समय की सरकार अपने विपक्षी दलों को, अपने से विरोधी पत्रकारों की या तमाम ऐसे लोगों की जो उनको सूट नहीं करते हैं, उनकी जासूसी कराई गई है। अब सरकार ने आज बयान दिया है, जो नए टेलीकॉम मंत्री, IT मंत्री, उन्होंने बयान दिया कि ये एक बकवास है, इसका कोई लेना देना नहीं, ये एकदम तथ्यहीन और आधारहीन है। लेकिन विवाद का विषय बना हुआ है। विपक्ष मांग रहा है कि इसकी जांच कराई जाए। तो आज इसको समझने की कोशिश करते हैं, इस पूरे मामले को, कि ये जो जासूसी कांड खुला है इस समय, इसकी सच्चाई क्या है? ये एक साजिश है या एक सच है? ये जो हमने अपने शो का नाम भी दिया है, या सिर्फ एक वितंडावाद है, या सरकार कह रही कि हमेशा पार्लियामेंट सेशन जैसे ही शुरू हुआ तो एक नया ये विवाद खड़ा किया गया? इसकी टाइमिंग को लेकर भी क्वेश्चंस हैं। तो इन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो विशेषज्ञों का पैनल है, जो जानकार लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इसमें से कोई नाम ऐसा नहीं है जिसका नाम उस लिस्ट में हो, ये एक विडंबना कह सकते हैं आप। पत्रकारों का मैं परिचय करा दूं आपसे। हमारे साथ हैं आशुतोष जी, जो सत्यहिंदी.com के फाउंडर हैं और तमाम रिपोर्ट्स वगैरह पे लिखते रहते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, ये भी यूट्यूब चैनल चलाते हैं, ब्लॉगर हैं और ये भी लिखते रहते हैं। इसके साथ ही एक वकील साहब हैं हमारे साथ, आशुतोष श्रीवास्तव। थोड़ा इसके तकनीकी पहलू समझेंगे कि कानूनी तौर पे इसकी स्थिति क्या है, ये जो जासूसी होती है। इसके साथ ही जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं शाइना NC, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, और विपक्ष की तरफ से सुरेंद्र राजपूत जी हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा शुरू करने से पहले सिर्फ एक ही निवेदन है कि एक दूसरे का सम्मान का ध्यान जरूर रखें बातचीत करते समय। ये मत भूलेगा कि आप आवाज़ अड्डा में हम लोग बहुत आराम से बात करते हैं, पर्याप्त समय होता है। शाइना NC जी, सीधा आरोप है सरकार के ऊपर कि ये जो पूरा स्नूपिंग कांड खुला है, इसमें सरकार ने उन लोगों की जासूसी कराई जो उनको सूट नहीं करते। तमाम उसमें अधिकारी भी, अपने मंत्रियों की भी कराई है और बहुत सारे पत्रकार हैं। तो इसकी जांच क्यों नहीं करानी चाहिए? देखिए, ये बेबुनियादी आरोप लगाना, ये कहना कि देखिए एक स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ, ये पूरा जो स्टोरी है वो क्यों मॉनसून सेशन के एक दिन पहले ही खुला? क्यों भारत को टारगेट किया जा रहा है? फॉर्मर मिनिस्टर ने ये सवाल रविशंकर प्रसाद जी ने स्वयं पूछा। उन्होंने कहा कि कोविड के वक्त, एक वैक्सीनेशन ड्राइव के वक्त,
This is an attempt to block the story of India's development, which is Atmanirbhar and full of confidence. और तब थोड़े लोग हैं जो ऐसे षड्यंत्र में सोच रहे हैं कि कैसे हाईएस्ट एफडीआई लेके आए। अभी आप ये बयान पढ़ लीजिए और मैं पूछना चाहती हूँ कि जो लोग यहाँ आपके पैनल पे मौजूद है उनको शायद पूछना चाहिए। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने पार्लियामेंट में कहा इस कंट्रोवर्सी को लेके, उन्होंने कहा कि लॉफुल इंटरसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन can only be made as per relevant rules and provisions of Section 5(2) of the Indian Telegraphic Act 1885 and Section 69 of the Information Technology Act 2000. तो जो लोग बेबुनियादी आरोप लगाना चाहते हैं, बार बार प्रधानमंत्री को टारगेट करना चाहते हैं, एक बूंद भी सच्चाई नहीं। और जो ये पूरे पीगस लीक की आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या गलत किया, आप मुझे बताएं। इंटरनेशनल मीडिया का एक कंसोर्टियम है जो बार बार बोलते हैं कि इंडियन पॉलिटिशियंस, इंडियन जर्नलिस्ट, इंडियन जजेस और 2 मिनिस्टर्स हैं, उनको टारगेट किया गया है हैकिंग, ये इजरायली स्पाईवेयर के निमित्त। और सरकार को एक तरफ से एक स्लग फेस्ट बन चुका है। मैं पूछना चाहती हूँ कि सच्चाई तब आपके सामने स्पष्ट रूप से आएगा जब सबूत है। और जो ऑपोजिशन की मांग है कि प्रोब होना चाहिए पार्लियामेंट में सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए, और खास तौर से मॉनसून सेशन के एक दिन पहले हमारे पिछले आईटी और टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने भी कहा कि एक बूंद भी सबूत का नहीं है कि बीजेपी या कोई भी यूनियन गवर्नमेंट का ये इंटायर पिगासस स्नूपिंग कंट्रोवर्सी में कोई सच्चाई है। और ये एक ही मात्र एक लक्ष्य है कि डीरेल करना मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट को, डिफेम करना भारत को, डिफेम करना प्रधानमंत्री को। और कांग्रेस पार्टी अगर मैं आपकी इस बात को फेस वैल्यू पे, शाइना जी, मैं आपकी फेस वैल्यू पे इस बात को मान लेता हूं कि कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये सरकार की फिर तो जिम्मेदारी बन जाती है कि इसकी जांच कराए, क्योंकि इसमें 2 मंत्रियों के भी नाम है, एक पूर्व जज के नाम है, बहुत सारे पत्रकारों के नाम है, बहुत सारे अधिकारियों के नाम है, चुनाव आयुक्त थे पहले उनके नाम है। तब तो ये और बनता है आपके लिए कि इसका दूध का दूध पानी करें। आपके अपने मंत्रियों के नाम है इसमें, तो जांच क्यों नहीं करा लेते आप? लेकिन जांच किस मुताबिक, आप मुझे बताएं। जब अश्विनी वैष्णव जी ने स्वयं कहा है पार्लियामेंट में कि लॉफुल इंटरसेप्शन और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के ऊपर जो आधारित रूल्स है वो है सेक्शन 5(2) है कि नहीं, इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट 1885 के, और सेक्शन 69 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के 2000, दोनों भी लागू नहीं है। और जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं वो 45+ ऐसे देश हैं जहां ये केसेस जब भारत को टारगेट किया गया तो ये क्वेश्चंस जो है वहां भी उठे हैं। तो मेरा ये कहना है, हमारा ये कहना है, ये पूरा स्टोरी जो खुलासा हुआ है वो मॉनसून सेशन के एक दिन पहले सिर्फ भारत को टारगेट करने के लिए, सिर्फ प्रधानमंत्री को टारगेट करने के लिए। नंबर ऑफ डेटाबेस जो है वो ये कंफर्म भी नहीं करता है कि ये इन्फेक्टेड स्पाईवेयर है क्या। तो हमारा ये मानना है कि जब कांग्रेस ने सिर्फ एक मिनट, एक सेकंड, एक लास्ट मेरा एक पॉइंट है, फिर आपको जो सवाल पूछना है आप पूछ लीजिएगा। आपको शायद पता है कि एक बार प्रणब मुखर्जी ने मनमोहन सिंह जी को भी कंप्लेन किया और उन्होंने कहा कि उनका फोन टैप हो रहा था पी चिदम्बरम के वक्त। और 2013 में there was a news report based on RTI queries saying that people's phones were being tapped, वहां भी और यहाँ भी। नहीं शाइना जी, ये तब जिस समय मुझे याद है कि जब ये बात उठी थी कि प्रणव दा के यहाँ बगिंग हुई थी उनके ऑफिस में, तमाम इंटर पार्टी बवाल हुआ था, तो आप लोगों ने भी वॉइस रेस की थी कि देखिए सरकार के एक मंत्री दूसरे मंत्री की बगिंग करा रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारे मनमोहन सिंह के ज़माने में हुए, लेकिन उस समय तब आप लोग भी तो यही सवाल उठाते थे। और जिस टेलीग्राफिक एक्ट 1895 के सेक्शन 5(2) का आप हवाला दे रही हैं, उसमें तो लिखा हुआ है ना किसकी स्नूपिंग हो सकती है और किस आधार पे हो सकती है। कंसर्न स्टेट के होम सेक्रेटरी की मंजूरी लेनी पड़ेगी, उसमें तो प्रोसीजर है ना, इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ है।
तो यहाँ पे सवाल ये उठाया जा रहा है कि अगर मान लीजिए ऐसी कोई बात सामने निकल के आई है जिसमें स्वयं सरकार के 2 मंत्रियों की भी स्नूपिंग की बात निकल के आ रही है, तो इसकी देखिए, जांच जब करा लेने में कोविड हर्ज क्या है? दूध एक का दूध का तरफ पानी का पानी पूरे हो जाएगा। देश में एक तरफ पूरे देश में कोविड का क्राइसिस और वैक्सीनेशन ड्राइव, वहां ये ब्लॉक करने की एक षड्यंत्र है कि भारत का जो डेवलपमेंट स्टोरी है, आत्मनिर्भर भारत है, कॉन्फिडेंस है भारत का, वहां आप कैसे ये पूरे पाथ और नैरेटिव को बदले और कौन कौन है इस पूरे षड्यंत्र के पीछे, हम सब जानते हैं और ये खुलासा भी ऐन मौके पे जरूर कौन है सबके बताइए सामने फिर। आएगा। जी। आपको पता चलेगा कि कौन विपक्ष में सिर्फ ये एक लक्ष्य लेके ये काम कर रहे हैं कि भारत का नाम बिगड़े, प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम बिगड़े। और राजपूत जी, एक सबूत भी नहीं है कि शाइना जी का कहना है कि बीजेपी आप का लोग कोई लेना मॉनसून देना है इस सेशन के कंट्रोवर्सी ठीक पहले सरकार को बदनाम करने के लिए ये सारा बवाल कर रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सायना जी बड़ी विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन अब कुछ बातें ये लोग रविशंकर ने जो इनको लाइन दी है वही बोल रहे हैं। फैक्चुअल फैक्ट्स पे अगर बात करेंगे नीरज भाई, तो आपको 3-4 चीजें बहुत स्पष्ट दिखेंगी। पहली चीज, मान लीजिए कि मॉनसून सत्र से एक दिन पहले आया और ये कांग्रेस ने तो खोला नहीं, ये तो 16 अखबारों के कंसोर्टियम ने खोला है और खाली हिंदुस्तान में नहीं खोला। पाकिस्तान में कौन सा मॉनसून सेशन चल रहा है, ईरान में कौन सा मॉनसून सेशन चल रहा है, या जिस जिस देश के 50,000 लोग जिनको आप कह रहे हैं वहां पर कौन सा मॉनसून सेशन चल रहा है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये आधारहीन, तथ्यहीन, तर्कहीन जो थेथरई है ना नीरज भाई, ये अच्छी नहीं लगती। 3-4 बार आपने बड़ी अच्छी 2-3 क्वेश्चन किए हैं, मैं आपको बहुत साफ बता देता हूं, बहुत शॉर्ट में बताता हूं। पहली चीज तो ये भारत सरकार की जिम्मेवारी है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा करे, अपने नागरिकों की निजता की सुरक्षा करे, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं। और अगर कहीं से कोई आरोप लगा है तो दूध का दूध हो और पानी का पानी हो। सच बात यह है कि ये आरोपों में कितने, आज तीसरी किस्त आई है जिसमें कुमारस्वामी, टी परमेश्वरन और जो क्या नाम सिद्धरमैया साहब, तीनों के फोन टैपिंग की भी बात आई है और उसके बाद सरकार गिर गई थी। ये क्या मात्र संयोग है? क्या ये मात्र संयोग है कि रंजन गोगोई के ऊपर जो महिला आरोप लगाती है उसके 11 फोन टैप होते हैं? क्या ये मात्र संयोग है? स्मृति ईरानी क्या देशद्रोही है? वो तो इन्हीं की पार्टी की कैबिनेट मिनिस्टर है। वसुंधरा जी क्या कोई क्या नाम देशद्रोही है जो उनके निजी सचिव का फोन टैप हो रहा है? क्या प्रहलाद पटेल के 7 लोग, उनके रसोइये तक के फोन टैप हो रहे हैं? मान लीजिए राहुल गांधी पर हम आरोप लगा रहे हैं, हम गलत लगा रहे हैं, कुछ भी कह लीजिए, आप कह सकते हैं, क्योंकि आपके मुंह में जबान है, आप कोई भी बात मानेंगे नहीं। 2014 से पहले की बात आपकी और थी जैसा आपने कहा, और आज की बात और है, चूंकि आप सत्ता में। हमारा बड़ा स्पष्ट कुछ चीजों को लेकर के वो है कि साहब आप हमें सारी चीजें बताइए। अश्विन वैष्णव, क्या नाम है उनका, जो वैष्णव साहब है, वो खुलेआम झूठ बोल रहे हैं संसद में, कह रहे हैं ये सॉफ्टवेयर किसी के लिए भी उपलब्ध है। वो ये जान ही नहीं रहे कि उन्होंने साफ लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर कंपनी में, दिस इज फ्रीली अवेलेबल फॉर लुकआउट ओनली। बाकी अगर आप इसको खरीदेंगे तो सरकारें खरीद सकती हैं या सरकार की एजेंसी खरीद सकती है। अगर किसी और ने भी बाय द वे किया है तो क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि अपने राष्ट्र के नागरिकों की निजता की सुरक्षा करे? फिर तो और ये बड़ी बात हो जाती है कि इसके ऊपर और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और बड़ा राष्ट्रद्रोह का केस होना चाहिए जिन लोगों ने आरोप लगाए। अगर ये गलत है और अगर ये सही और सरकार शामिल नहीं है तो ये और इनकी जिम्मेवारी हो जाती है कि साहब अपनी सरकार की भी छवि बचाएं और अपने देश की निजता भी बचाएं। लेकिन ये लोग थेथर की तरीके से, जिस तरीके से डिनायल मोड में है, ये अपने आप में आश्चर्यचकित करता है और यही शक पैदा करता है कि जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह जी बनते हैं वैसे ही ये लोग जो है गुजरात की तरीके से फोन टैपिंग करते हैं। गुजरात में वहां के गृह सचिव ने जो था मिस्टर श्रीनिवासन थे, उन्होंने साफ बताया था, ऑन रिकॉर्ड बताया था कि कितने हजार लोगों की अमित शाह जी के गृह मंत्रालय में टैपिंग हुई थी। साफ कहा था उन्होंने, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो भाजपा जब जब आती है, अगर इस तरीके की हरकत कर रही है तो इसका जवाब नहीं मिलना चाहिए क्या लोगों को? आप एक चीज और बताइए, मैं अभी शाइना एनसीजी भी महिला है, हम सब लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं, छोटी सी बात बता दीजिए, ये स्पाईवेयर ऐसा है कि इसमें से फोन भी आपका जो है वो हैक हो जाता है, तो इसका कैमरा भी हैक हो जाता है।
आप समझिए कि महिलाओं की निजता की, जितनी महिला पत्रकार हैं, जितनी महिला मंत्री हैं, जितने महिला नेता हैं, या जिन जिन लोगों का भी हुआ है, आप बताइए उनके कैमरे की जो निजता की वो हुई है, क्या ये उचित है? क्या ये इस तरीके की हरकत होनी चाहिए? और अगर हरकत नहीं होनी चाहिए, अगर जवाब ये है, तो इसकी जांच क्यों नहीं? इस पे जेपीसी क्यों नहीं? इस पे हम और कह क्या रहे हैं? रुकिए ना, थोड़ा जवाब लेते हैं। शाइना जी, एकदम स्पष्ट बात इसमें यह है कि अगर ये मान भी लिया जाए कि ये सरकार ने नहीं कराया, मान लेते हैं एक मिनट के लिए, तो किसी ने भी तो कराया होगा। या आप एक ये सवाल उठाते हैं कि जो निकाल के लाए हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल या फॉरबिडन स्टोरीज, वो संस्थाएं इन क्वेश्चन है, सब मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन जहां पे स्वयं आपके मंत्रियों का, आपके अधिकारियों का जब ये स्नूपिंग का मामला आ रहा है, तो ये तो बनता है ना कि आप उसकी जांच करा के एकदम क्लियर कर दें। उसमें क्या संकोच, उसमें क्या डर है? देखिए, अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री ने बिल्कुल सही कहा पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रप्टर्स हैं और ऑब्स्ट्रक्टर्स। डिस्ट्रप्टर्स और ऑब्स्ट्रक्टर्स की का जो एक लक्ष्य है, भारत को डीरेल करना, डेवलपमेंट को डीरेल करना और कंस्पिरेसी थियरीज बढ़ाना, उनको हम एक मौका नहीं देने वाले हैं। देखिए, रिपोर्ट जो एम्प्लीफाइड हुआ है छोटे छोटे सेक्शन से, हम जानते हैं कि वो सिर्फ एक है कि भारत को कैसे नजरअंदाज करें अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड फोरम पे और वर्ल्ड स्टेज पे कैसे हम ह्यूमिलिएट करें। ये सेम नैरेटिव जो आपको लगता है कि भारत का ट्रेजेक्टरी तय करेगा, तो ये गलत है। और उन्होंने सही कहा, द टाइमिंग ऑफ सिलेक्टिव लीक्स इज द डिस्ट्रप्शन, और ये क्रोनोलॉजिकली समझने की आवश्यकता है। आईटी मिनिस्टर ने डिसमिस किया ये स्नूपिंग एलिगेशंस। उन्होंने लोकसभा में कहा कि ये इंडियन डेमोक्रेसी को मलाइन करने का एक षड्यंत्र है। और एक सेंसेशनल स्टोरी जब पब्लिश होता है एक वेब पोर्टल पे, अपनी बात को रिपीट कर रही हैं, आप अपनी बात को रिपीट कर रही हैं शाइना जी, वो हम लोगों ने सुन लिया, मैंने भी खुद सुना है वो स्टेटमेंट। गलत है शाइना जी, रुकिए ना, शाइना जी प्लीज सुनिए ना, आप अपनी बात को रिपीट करें। मैंने वो बात तो हमने रख ली सामने कि जो टेलीकॉम मिनिस्टर वैष्णव जी ने कहा है, वो बात सुन ली हम लोगों ने। उससे आगे की बात जो सुरेंद्र राजपूत करे, उसका जवाब आप नहीं दे रहे। सुरेंद्र जी, आप कुछ कंप्लाई इसमें करना चाहते हैं क्या? मैं दो तीन बातें कह रहा हूं, किस तरीके से भारत की जो भारतीय जनता सर संक्षेप में रखिएगा, मुझे आशुतोष जी के बाद जाना है, छोटे छोटे में। सर बड़ी, हाँ मैं बहुत छोटे, बड़ी मायावी सरकार। ये सब लोग जब हम चीन की बात उठाते हैं तो ये लोग सेना के पीछे छुप जाते हैं। जब हम चंदा चोरी की बात उठाते हैं तब ये लोग राम मंदिर के पीछे छुप जाते हैं। जब हम लोग कोरोना की बात उठाते हैं तो ये लोग और किसी, अरे भाई आप ये साइना एमसी बोलती जाएंगी। शाइना जी प्लीज देखिए, हमने आपसे कहा था कि आवाज एकदम, हम सबको पड़ा, 19 मिनट हो गए, अभी आप दोनों लोगों से ही बात हो रही है, फिर भी आप लोग एक दूसरे को इंटरप्ट कर रहे हैं। अभी तो आशुतोष जी, बाकी लोगों के पास मैं गया ही नहीं हूँ। हाँ सर, 10 सेकंड प्लीज बोलिए सर, जल्दी। मैं आपसे बहुत स्पष्ट कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग रावण की तरीके से मायावी लोग हैं। ये हमेशा छद्म चीजों के पीछे छुपते हैं। हम चीन की बात करें, सीमाओं की सुरक्षा की बात करें, ये सेना के पीछे छुप जाते हैं। हम चंदा चोरी की बात करें, ये भगवान श्री राम के पीछे छुप जाते हैं। तो ऐसे लोग आज की डेट में अगर इसकी जांच हो जाएगी तो मुझे इतना बता दीजिए कि भारत की सरकार की छवि अच्छी होगी या बुरी होगी। कोरोना काल से अगर हम लोग अच्छे तरीके से निपट रहे हैं और ये 4 अधिकारी और जेपीसी अगर एक जांच कर लेगी तो इसमें देश का क्या, 135 करोड़ का देश है, ये 4 अधिकारी ही सिर्फ कोरोना का काम करेंगे या 20 पार्लियामेंट्री नहीं काम करेंगे? ठीक है, किस तरीके का एक थेथर सा। और ठीक है सुरेंद्र जी, अब मैं दूसरे मेहमानों के पास जाने दीजिए जी। आशुतोष जी, अच्छी बात है। आशुतोष जी, सत्य हिंदी वाले सर, ये जो पूरा मामला निकल के आया है, इसमें सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जिसने ये 50,000 नंबर निकाले, उनको नंबर कहाँ से मिले, एक तो ये जवाब दें। दूसरा कि उनके खुद के अपने अधिकारियों मंत्रियों के नंबर हैं, तो सरकार क्यों कराएगी? ऐसे ऐसे तमाम लॉजिक अभी दिए गए हैं। आपकी राय इसमें क्या है? क्या सरकारें आमतौर पे ऐसी जासूसी कराती रहती हैं? ये एक आम प्रैक्टिस है, लोगों को अब पता चलती तो एकदम से अप्रोर हो जाता है, ये तो बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है। 2010 में मनमोहन सिंह जी ने स्वयं स्वीकार किया था ये कि हाँ, ऐसी स्नूपिंग हमने कुछ बड़े उद्यमियों की कराई थी, लेकिन ये सब चीज़ें सरकार का पार्ट एंड पार्सल है। आशुतोष जी,
सर अनम्यूट करिए पहले। हाँ नीरज जी, दुनिया की कोई भी सरकार, जी, चाहे वो कितनी भी छोटी हो चाहे कितनी भी बड़ी हो, वो अगर ये कहती है कि जासूसी नहीं कराती तो उससे बड़ा झूठ कोई नहीं बोलता है। चाणक्य की किताब में साफ तौर पर अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि राजा को सब की सारी जानकारियां होनी चाहिए और इसके लिए उसके जासूस कोने कोने में होते हैं, यहां तक कि जो उनकी अपनी पटरानियां होती हैं उनकी भी जासूसी होती है। तो पहली बात, सरकार क्यों इस बारे में डर रही मुझे तो समझ में नहीं आता। दूसरी बात, ये सरकार एक सवाल का जवाब नहीं दे रही जिसकी वजह से सरकार फंस रही है। वो ये है कि क्या पेगासस स्पाईवेयर को सरकार ने खरीदा या सरकार ने नहीं खरीदा है। क्योंकि जो कंपनी है एनएसओ, वो बहुत साफ तौर पर कहती है कि वो किसी प्राइवेट एंटिटी को ये स्पाईवेयर नहीं देती है। और नहीं देती इसका मतलब ये है कि अगर भारत में किसी लोगों की जासूसी हो रही है तो दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है या तो सरकार इनकी जासूसी करवा रही है, और अगर सरकार जासूसी नहीं करवा रही है तो कोई विदेशी सरकार है जो जासूसी करवा रही है। अगर भारत सरकार जासूसी करा रही है तो इस जासूसी में, पुरानी जासूसी में जो बुनियादी फर्क वो ये है कि इस जासूसी से, जैसा कि अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा, हमारे घर की पूरी निजता, अब मैं बड़ी गंभीरता के साथ इस बात को कह रहा हूं कि हम अगर मान लीजिए जिन महिला पत्रकारों की जासूसी हुई है उनकी निजता, और एक महिला की निजता क्या होती है आप उससे बेहतर हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, उसको खतरा है। तो अगर ऐसा सरकार कर रही है तो इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता है मानवता के खिलाफ। और अगर भारत सरकार नहीं करा रही जैसा कि भारत सरकार कह रही है, तो फिर वो कौन सी विदेशी सरकार है, वो कौन सी विदेशी एजेंसी है जो इस काम को कर रही है। अगर वो कर रही है तो भारत को अंदर से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को एक बहुत बड़ा खतरा इससे पैदा होता है, और दोनों ही परिस्थितियों में इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। और विदेशी सरकारें जांच करती, ये हाइकिंग करती हैं, मैलवेयर डालती है। इसका सबसे ताजा उदाहरण 2016 का अमेरिका का चुनाव है, जहां अभी भी अमेरिकन सरकार इस बारे में जांच कर रही है कि क्या रूसी सरकार ने, रूसी जो हैकर्स हैं उन्होंने अमेरिकन इलेक्शन को प्रभावित करने की कोशिश की या प्रभावित करने की कोशिश नहीं की है। अब जो ताजा जानकारी आ रही है कि इस हैकिंग के जरिए या इस पेगासस के जरिए जो कर्नाटक की सरकार है उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई। इसलिए मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, या तो सरकार स्पष्ट तौर पर कह दे कि भाई हमने पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर को नहीं खरीदा है, और हम इस पूरे मामले की जांच करेंगे, क्योंकि हमें इस बात का अंदेशा है कि कोई देश, दुश्मन देश, वो पाकिस्तान भी हो सकता है, वो चीन भी हो सकता है, वो भारत की संप्रभुता से खिलवाड़ कर रहा है और इसलिए भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा इस पूरे मामले की जांच होगी, और अगर विदेशी कोई साबित हो जाएगा तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मुद्दा बना। जहां तक साइना एनसी जी कह रही है कि देश को डिरेल करने की कोशिश है, अरे देश की अर्थव्यवस्था में एक बार नजर डाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि देश किस कर्व पे जा रहा है। भारत के किसानों की हालत देख लीजिए, वो किसानों की जिनकी तनख्वाह, जिनकी आय दुगनी होने वाली, तो कहां। तो ये सब तर्क मत दीजिए, सीधा सा सवाल है, पेगासस भारत सरकार ने खरीदा है या नहीं खरीदा है। ये स्पाईवेयर अगर भारत सरकार ने खरीदा है तो भी जांच होनी चाहिए, और अगर कोई विदेशी सरकार अगर कर रही है तो उस और ज्यादा जांच होनी चाहिए। जी आशुतोष जी, आपने जो एक उदाहरण दिया ना अमेरिका वाला, उसमें 2019 भी जोड़िए सर, बहुत पक्के सबूत के साथ उधर भी जांच की मांग चल रही है, जैसे 16 की, तो खैर वो रेफरेंस अलग है, लेकिन 2019 में भी लेकिन खैर देखिए एनएसओ नहीं, साइना जी रुकिए, 2 मिनट के पास और जाता हूं मैं। पहले मैं आशुतोष श्रीवास्तव जी जो वकील साहब उनके पास जाता हूं। वकील साहब ये बताइए, हैकिंग है या फोन टैपिंग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, टेक्निकली दोनों अलग है। अब इसमें क्या हुआ पता नहीं, जो भी हुआ दोनों हो सकता है। कानूनी तौर पे ये कितना गलत है, इसकी पोजीशन क्या है, और दूसरा अनौपचारिक तौर पर तो सरकारें ये कराती है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ, आईबी, एनआईए, ये सब क्या ऐसे थोड़ी पकड़ के लोगों से बातचीत करती है, सब ऐसे ही स्पाई से होता है। देखिए, वो जो एजेंसीज होती हैं उनको अपने राइट्स, उनको पावर्स होते हैं। अभी देखिए, मैं जो आपको बताऊं कि पुट्टास्वामी, जस्टिस पुट्टास्वामी, जिनको राइट्स मिले हुए हैं, जी जी, उनको राइट सरकार ने दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उनको हर तरीके के पावर्स है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लेकिन जहां तक जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया का सवाल है, तो एक जजमेंट हुआ था जस्टिस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियर किया था कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है इंडियन सिटीजन्स का। तो उसको जो है आर्टिकल 21 से भी आप जोड़ सकते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसलिए जो हमारे जो देश के लोग हैं उनको एक राइट टू प्राइवेसी है, और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि राइट टू प्राइवेसी को अवेल
वो हर एक सिटीजन्स को वो कराए। और अगर कोई जैसे हम देख रहे हैं कि इजराइल की कंपनी एनएसओ से जो पेगासस अगर ये खरीदा गया, जैसे आशुतोष जी ने भी बिल्कुल सही कहा कि अगर या तो सरकार, ठीक है हम सरकार पे ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन अगर इसका यूज हो रहा है, चाहे वो कोई भी एजेंसी कर रही हो, चाहे वो बाहर की सरकार कर रही हो या कोई प्राइवेट प्लेयर ने इलीगल तरीके से अगर इस सॉफ्टवेयर को यूज किया है, तो इन्वेस्टिगेशन तो मुझे लगता है बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो इंडियन सिटीजन्स का ये फंडामेंटल राइट है, और राइट टू प्राइवेसी का अगर गलत जो है उसको वायलेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से जो है अलग करने का कोशिश किया जा रहा है। तो ये बहुत ही जरूरी है। अब अगर मैं लॉ की बात करूं, तो जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो डेटा प्रोटेक्शन लॉज हैं इंडिया में वो नहीं है, और 2019 में ऐसा बिल बना था जो आज तक अभी तक मुझे लगता है अप्रूव नहीं हुआ है। जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज में है, जहां पे आपका जो डेटा है उसका प्रोटेक्शन, उसको प्रोटेक्ट करना भी एक तरह से कानून की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ऑथोरिटीज की जिम्मेदारी बनती है, जो हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा है। अब जो हमारे यहाँ जो अवेलेबल लॉज हैं, वो जैसे अभी शाइना जी ने बताया, टेलीग्राफ एक्ट सेक्शन 5 उन्होंने बताया, फिर उन्होंने आईटी एक्ट 2000 का सेक्शन 69 बताया। बेसिकली ये जो दोनों सेक्शन है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सरकार को सर्वेलेंस करने का पावर है। तो कहीं ना कहीं सरकार के पास ये राइट है, पावर है कि वो इसको जो है इसमें इन्वेस्टिगेट कर सके, इसकी सच्चाई को सामने ला सके। ठीक है। अब जो चूंकि हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000, उसमें 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 66 है, सेक्शन 43 है। सेक्शन 43 के हिसाब से अगर कोई भी किसी के कंप्यूटर में इलीगल तरीके से एक्सेस करता है और अगर उसके डेटा को अगर वो लेता है, चुराता है, तो वो पर्सन जिसका डेटा इस तरह से चुराया गया है, लिया गया है, वो पर्सन उसके लिए हेवी कॉम्पनसेशन के लिए कोर्ट में जा सकता है, वो अवेल कर सकता है। जो सेक्शन 66 है ऑफ आईटी एक्ट, अगर सेम जो है उसके कंप्यूटर से डेटा अगर लिया जाता है और उसको कहीं ट्रांसमिट किया जाता है, तो उस केस में जो पर्सन एग्रीव्ड है वो इसमें एफआईआर रजिस्टर कर सकता है, और इसमें जो पनिशमेंट है वो 3 साल से लेकर के 5 साल तक का इसमें इम्प्रिजनमेंट है, इवन 5 लाख तक का फाइन भी लगाया जा सकता है। तो ये हमारे पास जो अवेलेबल लॉज हैं, वो मुझे लगता है कि उसमें और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ये बहुत ही लिमिटेड स्कोप है। लेकिन आशुतोष जी, इसको साबित करना बड़ा मुश्किल काम है, यही तो इसमें ट्रिक है। देखिए इसको साबित करने के लिए साबित कैसे होगा सर? हर्षवर्धन त्रिपाठी, मैं आपके पास आता हूं, मैं दोबारा इस चर्चा को लाना चाहता हूं। 50,000 का नंबर जो एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरवर्डेड स्टोरीज ने निकाला, उससे डेटाबेस होना क्या है ये साबित करता है कि इसमें स्पाई हुई है, नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों के उसमें नंबर पाए गए हैं उनके जांच होनी चाहिए। तो जो 2 मूल प्रश्न उठते हैं जिसकी चर्चा यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कि वो उन संस्थाओं के पास नंबर कैसे पहुंचे डेटाबेस के, जबकि ये सॉफ्टवेयर केवल सरकारों के पास होता है। तो क्या सरकार ने लीक किया? क्या भारत सरकार लीक करेगी या किसी और सरकार ने लीक किया? एक। दूसरा, क्या जरूरी है कि जिनका डेटाबेस उनकी स्पाई हुई हो? नीरज जी, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। और चूंकि हम लोग जब पत्रकारिता की बात करते हैं तो 5W1H की बात करते हैं, और सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि भाई कहीं आग लग गई तो आग दिखनी चाहिए ना। हम लोग कहेंगे, अगर रिपोर्टर को किसी एडिटर ने बताया, किसी सोर्स ने बताया कि भाई एक खबर है, जाके देखो उस बिल्डिंग में आग लगी है, तो आग तो कम से कम दिखनी चाहिए ना। अगर हमने ये कहा कि आग लग सकती थी, तो आग लग सकती थी तो क्या क्या वजहें थी और उसको कहां दिक्कत हुई, कहां बचाव की तैयारी नहीं थी, या आग लगने से बचा ली तो क्या क्या हुआ, क्या इसमें से कुछ हुआ है क्या? मूल बात यह है कि सरकारें खुफिया तंत्र पर काम करती हैं, सरकारों पर खूब आरोप लगते हैं। इंदिरा गांधी पर लगे, राजीव गांधी पर लगे, रामकृष्ण हेगड़े को तो इस्तीफा देना पड़ गया था कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से। खुद प्रणब मुखर्जी ने सोनिया गांधी के ऊपर एक तरह से कहें कि आरोप लगाया था, उनके ऑफिस में बगिंग हुई थी, और हर सरकार में होती है, इस सरकार पर भी आरोप। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में इस सरकार पर आरोप नहीं है। और ये अगर चूंकि मैं द वायर की पूरी रिपोर्ट में पढ़ चुका हूं, गार्डियन की रिपोर्ट में पढ़ चुका हूं, और कमाल की बात यह है कि जो लंदन का गार्डियन है वो कहने को 45 देशों की खबर है, लेकिन उसमें भी नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी है पिक्चर में। ये बड़ी रोचक बात है। और ये जब मैं दुनिया भर की वेबसाइट्स देख रहा हूं, चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट हो, ले मोंडे हो, गार्डियन हो, और भारत में जिसको एक दिया है, अब सवाल ये खड़ा होता है कि कहीं ये
एक वो कोशिश तो नहीं है। अब जैसे एक बड़ा हास्यास्पद उदाहरण है इसमें कहा गया कि प्रहलाद पटेल जो मंत्री हैं, जो पहले टूरिज्म कल्चर थे, अभी उनको जल शक्ति और एक और में फूड प्रोसेसिंग में दे दिया गया, तो अब कहा जा रहा है उनके माली तक की स्नूपिंग हो रही थी। अब भाई जरा ये मुझे बताइए, कोई भी मतलब किसी भी तरह से ये हम जानना चाहते हैं कि कोई बता दे तो अच्छा होगा, ये प्रहलाद पटेल क्या इस पूरी सरकार में इतने महत्वपूर्ण थे कि उनके ऊपर इस तरह से निगाह रखी गई थी? और क्या वो देशी या विदेशी, मतलब अगर सरकार खुद करा रही थी तो भी, और कोई विदेशी ताकत थी तो उसके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण वही थे? और दूसरा जो सवाल उठता है कि इसमें जितने लोगों का फोन फॉरेंसिक में गया, जो सबसे महत्वपूर्ण, जिसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है, जो ये फॉरबिडन स्टोरीज से लेके एमनेस्टी से लेके दवायर तक कोई इसकी बात नहीं बता रहा है कि जितने फोन आपने मिले, क्योंकि 50-40 पत्रकारों के उसमें नाम है, किसी नेता ने दिया नहीं, किसी और ने दिया नहीं, पत्रकारों में से कुछ लोगों ने दिया, उनके में भी किसी में अभी तक यह तय नहीं पाया गया कि स्नूपिंग हुई या नहीं हुई। यह कहा गया कि पेगासस जिस कोडिंग का इस्तेमाल करता है, यानी जिस तरह से पेगासस पकड़ता है, जिस तरह से पेगासस का सॉफ्टवेयर वो मोबाइल को अपने कब्जे में ले लेता है, जो कमांड्स अपने आप एक्टिवेट होने लगते हैं, जिसको हम उस भाषा में कहें तो जिसको हम कहते हैं वेब की भाषा में जो HTML और कोडिंग होती है, तो उसको पेगासस जो करता है वैसा कुछ मिला। अब सवाल यह है कि जो 50,000 का डेटाबेस आया वो कहां से आया? वो दरअसल जब अदनान खशोगी की हत्या हुई तो उनके फोन को ट्रैक करते हुए कहा गया कि कोई एक सॉफ्टवेयर है जो अदनान खशोगी, उनकी पत्नी, उनके मित्रों, उन सब की ईमेल ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था। और वहां से ये कहानी शुरू हुई, जिसको चूंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल भी देख रहा था, दुनिया भर के पत्रकार उसको लेकर बहुत संवेदनशील थे। और उसके बाद उसमें अचानक ये 50,000 डेटा हो जाता है। और ये सच है कि सरकार की आखिरी जिम्मेदारी है, तो हम भी ये चाहेंगे कि सरकार इसकी जांच कराए, क्योंकि मुझे जो लगता है, मैं इसमें कोई मेरिट नहीं पाता हूं, मैं निजी तौर पर कहूं तो मैं मेरिट नहीं पाता हूं, लेकिन इसके बावजूद अगर इतना बड़ा आरोप लगा है, ये कहा जा रहा है कि इस तरह की है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन भैया जिन लोगों ने स्टोरी की, एक तो कोई बता दो ना कि अच्छा चलो 50,000 छोड़ो, कहां से नंबर मिला ये भी नहीं बता पा रहे हो, डेटा कैसे आया नहीं बता पा रहे हो, जो कोडिंग का उन्होंने बताया उसको भी मैंने पढ़ा, उसमें भी कुछ नहीं समझ, मनोहर कहानियां जैसा है। लेकिन भाई एक बात तो बता दो कि अच्छा ये एक आदमी है, ये आपको सब बताएगा कि हमारा ऐसे ऐसे डेटा हैक हुआ, हमारे ऊपर नुकसान, या कोई एक रिपोर्टर बता दे कि आप एक स्टोरी पे काम कर रहे थे, उसको भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या किसी और ने रुकवा दिया, किसी संपादक को रोक दिया गया। इनमें से किसी एक सवाल का जवाब मिले तो बेहतर होगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, सरकार है, सरकार को जांच करानी चाहिए, सत्य पता करना चाहिए। आशुतोष जी, सत्य जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं, इन तर्कों का कोई मतलब नहीं है। अगर इन तर्कों पे काम होता तो बोफोर्स का मामला इतना बड़ा कभी बनता ही नहीं, क्योंकि बोफोर्स की कहानी कुछ और किस्म की कहानी थी। सरकार ने कहा था कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। सवाल इस बात को लेकर यह है कि पेगासस का जो पूरा का पूरा जहां से मामला उठा है, वो उसके पास इतने फोन नंबर क्यों और किस लिए मौजूद है, ये असली सवाल। उनको ये नंबर किसने दिए, किस लिए दिए, कौन लोग थे जिन्होंने दिए? मैंने ये कभी नहीं कहा कि भारत सरकार ने ये स्नूपिंग कराई है। अगर नंबर दिए गए हैं तो भारत सरकार के नागरिकों की निजता का इससे बड़ा हनन नहीं हो सकता है। और अगर निजता अगर आज की तारीख में कोई बड़ा सवाल नहीं, बड़ा मुद्दा नहीं, उसमें कोई मेरिट नहीं है, तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना, मैं चुपचाप रहूंगा। क्योंकि निजता के अधिकार को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स माना है। और अगर कोई मेरा नंबर किसी कंपनी को दे देता है और उसके बाद मुझे उसकी जानकारी नहीं है, तो मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। और उसके बाद अगर यह आशंका है कि वो मेरे कंप्यूटर में घुस के या मेरे फोन में घुस के वो मेरी सारी जानकारी, मेरा सारा पासवर्ड अगर ले सकता है, तो क्या इससे बड़ी कोई स्टोरी हो सकती है क्या? मैं तो बहुत ही विस्मित हूं इस बात को लेकर कि क्यों इस तरीके की बातें की जा रही है कि कैसे हो सकता है। अभी आपको याद होगा, भोपाल में एक कॉमेडियन था, उसको इसलिए अरेस्ट कर लिया गया था, उसको इसलिए बेल नहीं मिल रही थी क्योंकि वहां की सरकार ये कह रही थी कि अगर ये बाहर निकलेगा तो उसके बाहर निकलने से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाएगी। एंटीसिपेशन पे हो रहा था। तो ये भारत सरकार है, ये हमारे बीजेपी के मध्य प्रदेश की सरकार है। मैं उसे बिल्कुल नहीं जाना चाहता हूं। मेरा फंडामेंटल सवाल इस बात को लेकर ये भी तो एंटीसिपेशन पे हो रहा है। ये भी तो मैं कह रहा हूं, आशुतोष जी, ये भी तो एंटीसिपेशन है कि इतने लोगों की स्नूपिंग हुई, इसमें किसी की हुई क्या?
नीरज जी मुझे anticipation मैंने चल रहा है। मैंने पूरी रिपोर्ट मैंने पूरी रिपोर्ट बहुत ध्यान से पढ़ी है। उसमें साफ तौर पे कहा गया पोटेंशियल टारगेट्स है। मेरा नंबर वहां पे क्यों है, असल सवाल इस बात को लेकर ये भारत के कैबिनेट मिनिस्टर का नंबर वहां पे क्यों है, भारत के विपक्षी नेताओं के नंबर वहां पे क्यों है, ये तो वैलिड क्वेश्चन है वहां पे क्यों है, वहां पे क्यों है? नहीं आशुतोष जी इसको क्रक्स करते हैं नीरज जी, इसको क्रिस्टलाइज कर देते हैं। नीरज जी एक मेरा सवाल यह है कि हर्षवर्धन आपसे ही पूछ रहा हूं मैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरीज के पास वो नंबर कहां से आए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर ये सॉफ्टवेयर केवल सरकारों को बेचा जाता है तो ये जो दो संस्थाएं हैं इनको ये नंबर कहां से मिले, वो डेटाबेस 50,000 का कहां मिला, पहले तो ये पता किया जाए। दूसरा ये फिर पता करना चाहिए कि उसमें जो भारत के लोग हैं उनके नंबर कैसे आए और उनकी क्या स्नूपिंग हुई। हर्षवर्धन नीरज जी मैं यही कह रहा हूं, देखिए ये जो बिंदु है इस पर पता नहीं क्यों लोग बात नहीं कर रहे हैं। और आशुतोष जी जो कह रहे हैं मैं उससे और सारी बातों से एकदम सहमत हूं। सरकार का काम है हम जवाब दे, सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को ठहराएंगे। इस वक्त सवाल सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार से होगा। लेकिन जरा कोई तो बताए, आशुतोष जी कह रहे पूरी स्टोरी इन्होंने पढ़ी है, तो जरा बताइए 50,000 नंबर कहां से आए, आप बता दीजिए। मैंने भी पूरी स्टोरी पढ़ डाली और इतना मैंने वायर अपनी जिंदगी में नहीं पढ़ा था, क्योंकि वो झूठ लिखता है। जज लोया की कहानी बना दी, बर्फ की सिल्ली हो गई। मैं ये कह रहा हूं कि भारत में इस तरह की पत्रकारिता कैसे चल सकती कि आप सिर्फ जिसको कहते हैं ना कौवा कान ले गया, और अब आप ये भी नहीं देखना चाहते कान लगा है कि नहीं लगा है। आग लग गई बिल्डिंग में, आग है या नहीं है, आग नहीं लग पाई तो क्यों नहीं लग पाई, मतलब कहीं तो जाकर रुकेंगे ना, या सिर्फ संदेह के वातावरण पे बात होगी। आप मुझको इस सवाल का जवाब दीजिए आशुतोष जी। आपने कहा कि पूरी स्टोरी पढ़िए, मुझे नहीं समझ में आया कि वो नंबर एमनेस्टी के पास, फॉरबिडन के पास कैसे आए, भारत की लिस्ट में नाम कैसे जुड़ते जा रहे हैं, आप जरा बताइए कैसे हुआ। मुझे लगता है कि हर्षवर्धन जी ने पूरी स्टोरी पढ़ी नहीं ध्यान से। अगर उन्होंने पढ़ी होती तो ये सवाल करते ही नहीं। फॉरबिडन स्टोरी ने का कहना है कि हमने नंबर एक्सेस किए। इसका मतलब ये है कि ये या तो पेगासस कंपनी जो एनएसओ ओन करती है वहां पर ये नंबर से सर ये तो हमने भी पढ़ा है कि हमने किए। हर्षवर्धन जी मुझे बोलने नहीं दिए, मैंने आपको टोका नहीं। और ये जर्नलिज्म का बड़ा फंडामेंटल है। अगर कोई आदमी आपको पेपर्स नहीं देना चाहता लेकिन वो पेपर्स आपको दिखाता है तो आप ये कहते हैं कि हमने पेपर एक्सेस किए, हमने देखा, और उसके बाद आप स्टोरी करते हैं। और ये सरकार का काम है कि भाई ये पेगासस के पास ये नंबर कैसे पहुंचे, ये इन्वेस्टिगेट करे ना। मैं तो कोई शर्लॉक होम्स हूं नहीं, या वायर जो एक क्रेडिबल न्यूज वेबसाइट है वो कोई शर्लॉक होम्स तो है नहीं। उसका काम है तथ्यों को आपके सामने लेकर आना। वॉशिंगटन पोस्ट कोई शर्लॉक होम्स है क्या, या कोई आर्थर कॉनन डायल है क्या, जो द गार्डियन, ये दुनिया के मशहूर अखबार है। इन अखबारों का अगर झूठा साबित करने की कोशिश की जाएगी तो सरकार को डिफेंड करने की कोशिश है। और मुझे नहीं लगता है किसी पत्रकार को सरकार को इस तरीके से डिफेंड करना चाहिए। आशुतोष जी, तौर पे कहना है सरकार ये स्पष्ट करे कि क्या उसने पेगासस खरीदा या नहीं खरीदा, ये क्रक्स है। अगर वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाती है जी अच्छा मुझे ब्रेक भी लेना भाई, आप लोग बहुत थोड़ा बोलिए। 10 सेकंड हर्षवर्धन, 10 सेकंड। उनके पास ये नंबर कहां से आए? अरे भाई आप नंबर कहां से आए? ये जब सरकार इन्वेस्टिगेट करेगी, जब इंटरनेशनल एजेंसी उसको लगेंगी तो पता चलेगा ना उनके पास नंबर कहां से आए। पत्रकारों के पास जानकारी आई, पत्रकारों ने जानकारी, ठीक है सर, वो तो मैंने सवाल माना आपका, करना चाहते भाई पता करना चाहिए कि नंबर कहां से है। हर्षवर्धन तो वो सारे टीवी ये मैं कह ही रहा हूं कि सरकार को तो जांच करनी चाहिए और करनी ही पड़ेगी। लेकिन चलिए ये दूसरा प्रश्न जो था कि क्या एक फोन ऐसा मिला, दुनिया को छोड़ दीजिए, जो 45 देश है उसमें छोड़ दीजिए, भारत में जिन लोगों ने फोन दिया, क्या एक फोन है जिसको प्रमाण के साथ बताया जा सकता है कि ये इसके साथ क्या हुआ? एक फोन बताइए। मैं फिर कहना चाहता हूं कि झूठ जिस तरीके से इस पूरे मामले में सरकार को डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है, यह शर्मनाक है। इसके अलावा कुछ नहीं। अब देखिए निरुत्तर होना तो ऐसा शर्मनाक बोलना ये शोभा नहीं देता। रुकिए सर, आप हो जाए तो ऐसी शर्मनाक बात करना ये शोभा नहीं देता। सब लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि वो झूठ बोलकर किसी चीज को निकल जाना ये कैसे संभव हो सकता है? इस पूरे मुद्दे में ये स्टोरी नहीं एक एक करके भाई, एक एक करके प्लीज, एक एक करके। हाँ शाना जी, आप क्या बोल रही हैं? मैं कुछ कहूँ 10 सेकंड, मैं 10 सेकंड में सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, एनएसओ
जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरर है पेगासस का, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उनके सब क्लाइंट्स मोस्टली वेस्टर्न नेशंस है, तो क्यों भारत को घसीट रहे हैं इस तो पूरे मुद्दे नहीं, में? ये तो जांच कराइए ना शाइना जी। देखिए नहीं, हर्षवर्धन या आशुतोष जी के बीच में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक बात पे सहमत है कि ये नंबर कहां से है इसकी पता करनी चाहिए। उस पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। जब आईटी नहीं शाइना जी प्लीज फैक्ट को समझने की कोशिश करिए। शाइना जी एक सिंपल सा सवाल यहाँ पे है कि मैं जो कह रहा हूँ कि वो नंबर कहाँ से आए और उसमें स्नूपिंग हुई कि नहीं हुई, ये 2 पॉइंट की जांच होनी है। अपने आप सारी बात क्लियर हो जाएगी, किसने खरीदा, किसका स्पाईवेयर था, कौन लेता है, ये सब साफ हो जाएगा। केवल 2 चीजों की आपको जांच करनी चाहिए, जो कि सरकार का धर्म बनता है, क्योंकि सरकार के स्वयं मंत्री उसमें फंसे हुए हैं, उनका भी नाम आया हुआ है। लेकिन रुकिए ना, मुझे एक ब्रेक लेना, राजपूत जी इस ब्रेक के बाद आएंगे। जिस अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का बार बार नाम लिया जाता है, उसकी मालिक कंपनी अमेजॉन है, और अमेजॉन के बारे में कहा जाता है कि खुद वो बहुत सारे ऐसे मामलों में फंसे हुए हैं, उनके ऊपर ही बहुत आरोप है। तो उन अखबारों की बहुत विश्वसनीयता या बहुत सब चीज़ों को लेकर के हम लोग ना उलझें, फैक्ट पर है। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद चर्चा करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। आज चर्चा हो रही है जो एक पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर ने भूचाल मचा रखा है, तो उसी पे चर्चा हो रही है कि ये जासूसी है तो किसने कराई, नंबर कहाँ से आए। सरकार को जांच करा के इसको साफ कर देना चाहिए कि ये कहाँ से हुआ, क्योंकि इसमें बहुत सारे तकनीकी पक्ष भी सामने निकल के आ रहे हैं। तो उसी को आज समझने की कोशिश करें। राजपूत जी, काफ़ी देर बाद आपके पास फिर से आ रहा हूँ। मेरा सवाल मूल वही है कि अब इसको थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मेरे सवाल को समझिएगा। सरकारों का स्वभाव होता है, देखिए चंद्रशेखर जी की सरकार भी गिर गई थी, हरियाणा पुलिस का एक स्पाई कर रहा था, तो अब तकनीकी आ गई तो फ़ोन से स्पाई हो जाता है। मनमोहन सिंह जी ने स्वयं स्वीकार किया। ये सरकारों का काम होता है सर, 10 एजेंसीज को अलाउड है, वो करेंगे ही। अगर वो स्पाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो क्या इस स्पिरिट में इस चीज़ को लेना चाहिए या नहीं, बिल्कुल दूध का पानी पानी होना ही चाहिए? राजपूत जी। नीरज भाई, अगर आपने कोई काम किया है और आप पकड़े जाते हैं तो आपको वो चीज ये कहने में क्या दिक्कत है कि भाई हमारा काम है और हम चूंकि देश की सुरक्षा कर रहे थे या हमारे ये कारण थे और ये वैलिड कारण थे, इसलिए हमने फलाने की, इसलिए हमने स्मृति ईरानी को चूंकि देशद्रोही माना इसलिए हमने चेक किया, प्रहलाद पटेल देशद्रोही थे इसलिए हमने चेक किया, संघ के जितने बड़े नेता थे सबके सब पाकिस्तान से मिले हुए थे इसलिए हमने चेक किया। अगर ये सरकार कह देगी तो बात खत्म हो जाएगी, कौन रोक रहा है? एक तरफ सरकार कह रही है बोगस है, हम कह रहे हैं कि आप बोगस है तो जांच करा के बोगस साबित करिए और बात खत्म कीजिए। अभी एक प्रश्न उठाए जा रहे थे, आदरणीय हर्षवर्धन त्रिपाठी जी पत्रकार की जगह अगर वकील होते तो सुप्रीम कोर्ट में धूम मचा रहे होते। इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस समय नंबर 1 लॉयर होते, सब ये जेठमलानी वगैरह सब पीछे हट जाते। आज की डेट में ये पूछ रहे हैं कि 50,000 नंबर आए कहां से? देखेंगे नहीं जी, मैं बिल्कुल, आपको शुभकामनाएं हैं। मैं आपको बताऊं कि 50 नंबर कहां से आए। ये जूलियन असांज, एक मिनट सर, जूलियन असांजे ने जब विकीलीक्स किया था तो किसी पत्रकार ने ये पूछा? जब वॉशिंगटन पोस्ट ने क्या नाम, ये निक्सन की सरकार चली गई थी वाटर गेट में, तब ये क्वेश्चन किए गए थे इसी वॉशिंगटन पोस्ट से। आज वॉशिंगटन पोस्ट गार्जियन के ऊपर भाजपा वाले हमलावर हैं। इसी वॉशिंगटन पोस्ट पर, इसी टाइम मैगजीन पर, इसी गार्जियन में जब नरेंद्र मोदी जी की तारीफ निकलती है या योगी जी की तारीफ निकलती है तो वही अखबार लेकर के भाजपा वाले झंडे गाड़ते घूमते। सच बात यह है, या तो किलो में तौल लीजिए या लीटर में तौल लीजिए। आपकी खतरनाक चुप्पी और आपका खतरनाक डिनायल ही देश को असुरक्षित कर रहा है। देश के एक एक नागरिक की निजता की जिम्मेवारी सरकार की है, सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की। अगर कोई ट्रेन जो है एक्सीडेंट हो जाती है तो क्या ललित नारायण मिश्रा ट्रेन को चला रहे थे या माधवराव सिंधिया जी चला रहे थे? ये दोनों नहीं चला रहे थे, लेकिन दोनों रेल मंत्रियों के इस्तीफे हुए ना। आज अमित शाह इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? आज नरेंद्र मोदी जी की भूमिका की जांच क्यों नहीं हो रही? क्यों ये सरकार जांच से भाग रही है? क्यों जेपीसी से भाग रही है? क्यों संसद में चर्चा से भाग रही है 193 के अंतर्गत? क्यों जेपीसी नहीं कर रही है? अगर आपने कुछ नहीं किया है तो दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। कौन रोक रहा है आपको? मैं कुछ बोलूं? आपके ऊपर एक ब्लॉट लगा है, आप उस ब्लॉट को हटाइए। ये आपकी जिम्मेवारी है, ये हमारे देश का जी रुकिए सर,
रुकिए राजपूत जी, अरे समय कम होता है इस सेगमेंट में, थोड़ा छोटा छोटा रखिए सर। आपने कई सारी बात रख दी। अच्छा, मेरे मुंह से वॉशिंगटन पोस्ट की जगह न्यूयॉर्क टाइम्स निकल गया था। आई स्टैंड करेक्टेड। वॉशिंगटन पोस्ट के मालिक हैं जेफ बेजोस, जो अमेजॉन के मालिक हैं, तो इसको ऑन रिकॉर्ड। हाँ, अब जवाब दीजिए शाइना जी, आप छोटे में दीजिएगा, समय कम है। जांच कराने में दिक्कत क्या है? देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो एक षड्यंत्र रचा रहे हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक पैरेटिंग लाइन बन चुका है। एनसी अगर आपके पास कोई प्रमाण हो तो दीजिए, वरना इस तरीके की फिजूल की बकवास मत कीजिए। आप कांग्रेस के लिए आप इस तरीके की बातें कहती हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी भाजपा गद्दारों की पार्टी है, आपकी भाजपा देशद्रोहियों की पार्टी है, आपकी भाजपा देशद्रोहियों की पार्टी है, आपके सारे नेता देशद्रोही हैं। आप कांग्रेस को देशद्रोही कहेंगे और इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा कहेंगे। आपको शर्म नहीं आती? कि सरकार को ये करने की आवश्यकता नहीं है। हम सब जानते हैं कि जो इंटरनेशनल बॉडीज, एमनेस्टी जैसे जो एंटी इंडिया एजेंडा लेके चल रहे हैं, वायर गार्डियन की आप बात करते हैं, एक सबूत भी नहीं है, एक अगर सबूत नहीं है तो उनके ऊपर मुकदमा कीजिए। और इंडियन डेमोक्रेसी को डिस्टेबलाइज करना है, इंस्टीट्यूशंस को, तो हम इसमें नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जब सबूत है तब तहकीकात होती है। एनएसओ से स्पष्ट है कि वेस्टर्न कंट्रीज देशद्रोहियों की पार्टी है अगर आप कांग्रेस के ऊपर ऐसे कोई आरोप लगाते हैं तो। अच्छा प्लीज एक एक करके आप लोग बोलो। अब दोनों लोग एक साथ बोलने कुछ नहीं देगा। आप दोनों एक दूसरे के ऊपर अगर बोलेंगे तो पॉइंट नहीं आएगा। अच्छा रुक जाइए राजपूत जी थोड़ा शांत हो जाइए सर, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, शांत हो जाइए। आशुतोष जी, श्रीवास्तव जी, वकील साहब, इसमें क्या लीगल ऑप्शंस है, क्या होगा अब? देखिए, अभी ऐसा है कि एक पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है, सुओ मोटो पिटीशन, और मुझे लगता है चूंकि जुडिशरी जो है वो जो है गार्डियन है, वो कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का, लोगों का, और मुझे लगता है ये पिटीशन चूंकि पेंडिंग है, इस पे सुप्रीम कोर्ट कोई अच्छा ही फैसला सुनाने जा रहा है, जिसमें मुझे लगता है कुछ लोग और ज्वाइन भी करते जा रहे हैं। जैसे जो चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान के, उन्होंने भी इसमें पार्टी वो बने हैं, एंड उन लोगों का कहना है कि इसमें प्रॉपर प्रोब होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर कोई बाहर की एजेंसी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का खतरा है, देश को अगर देखें तो इंटीग्रिटी, देश की जो सुरक्षा है उससे भी रिलेटेड इशू हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये मैटर अभी वैसे सब्जुडाइज्ड है सुप्रीम कोर्ट में। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही अच्छा फैसला इसके अंदर लेगा, और जो लोगों के हित के लिए और हमारे सिटीजन्स के फेवर में होगा, और हमें उसका इंतजार करना चाहिए। मेरा तो यही सजेशन है इसमें, ये किया जाना चाहिए। अच्छा, लास्ट कमेंट देखिए हर्षवर्धन और आशुतोष जी आपके। हर्षवर्धन, पहले आपका कमेंट। फाइनली मूल प्रश्न है कि इसकी जांच होनी चाहिए, और बहुत सारे जो बवाल उठ रहे हैं उसको शांत करना चाहिए, क्योंकि ओनस गवर्नमेंट के पास आता है ना कि आपके इतने सारे मामले सामने आए, तो आप ये कह के नहीं बच सकते कि ये बकवास है, ये झूठा है, इसमें कुछ भी नहीं है। भाई अगर कुछ भी नहीं है तो भी जांच करा लीजिए, ख़त्म करिए उसको। और जिन क्वेश्चन संस्थाओं पे सवाल है कि एमनेस्टी उनके पास डेटा कहाँ से है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। नहीं नीरज जी, वो एक अलग प्रश्न है जिसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। सरकार को जांच करानी ही चाहिए। और देखिए, इसमें मैं एक बात कहूं कि सच बात यह है कि विपक्ष सीधे तौर पर इसमें कहीं है नहीं। विपक्ष को हल्ला हंगामा बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन मॉनसून सत्र चल रहा है। महंगाई से लेके, किसानी से लेके, अर्थव्यवस्था से लेके, चाइनीज वायरस से लेके दुनिया भर की चीजें हैं जिस पर लड़ाई लड़नी चाहिए, और सदन में इस पर भी बात होनी ही होनी चाहिए। क्योंकि फेसबुक, ट्विटर और दुनिया भर की जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं, जिन्होंने भारत में प्रतिदिन वो निजता के अधिकार का हनन कर रहे हैं, प्रतिदिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग हो रहा है। हम एक चीज खोज लेते हैं तो उसके बाद मेरे पास उसकी आफत आ जाती, बिना पेगासस के मेरा फोन रोज ये कंपनियां घुस रही हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ कर रही हैं, मेरी जासूसी हो रही, सबकी हो रही है। तो मुझे लगता है कि डेटा प्रोटेक्शन पर, प्राइवेसी पर, निजता पर ठीक से बात करनी चाहिए। इस तरह के हो हल्ले से बात नहीं बनने वाली, बहुत गंभीर मसला है। हम भविष्य के लिए तैयार हो, दुनिया पता नहीं क्या क्या तैयारी कर रही है। सिर्फ इससे अनुमान लगाइए कि इजराइल की यही ताकत है कि उस देश को कोई, अब जाने दीजिए, दूसरी तरफ चर्चा नहीं ले जाऊंगा, सब जानते हैं कि इजराइल की ताकत क्या है। आशुतोष जी, इजराइल की ताकत अमेरिका, ये कहना नहीं चाहते वो। खैर, मानसून सत्र की बात अभी की जा रही थी, जो 2009 से लेके
2009 से लेकर 2014 नहीं, अगर अमेरिका ताकत होता तो अफगानिस्तान से अमेरिका को दुम दबा के भागना नहीं पड़ता आशुतोष जी। इजराइल की अपनी ताकत है। इजराइल आज तक कुछ नहीं कर पाया, वहां हमास जिंदा, चिंता मत करिए। खैर मैं दूसरा सवाल करना चाहता। अभी मानसून सत्र को लेकर बड़ी चिंता हो रही थी बीजेपी की प्रवक्ता को। 2013 मानसून सत्र 77% जो काम हुआ था, जो काम डिसरप्ट हुआ, 77% डिसरप्शन हुआ है मानसून सत्र का। 2009 से लेकर 2014 61% काम नहीं हुआ, 61% काम नहीं हुआ। साइना जी मुझे बोलने दीजिए प्लीज, मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपके समय नहीं बोला। तो भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो 61% संसद का समय बर्बाद किया गया और भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा समय बर्बाद हुआ। और उस वक्त अरुण जेटली थे। अरुण जेटली ने यह कहा था कि भाई ये तो विपक्ष का काम है सरकार को एक्सपोज करना। मेरा बहुत बुनियादी सा सवाल है, सरकार इस सवाल का जवाब दे, पेगासस उसने खरीदा या नहीं खरीदा, और पेगासस को खरीदा या नहीं खरीदा। दूसरा सवाल यह है कि जो लोग एमनेस्टी का नाम देते हैं वो बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि एमनेस्टी के पास कोई नंबर नहीं गया। एमनेस्टी को फोरेंसिक जांच के लिए नंबर दिया गया, जिसने जांच के लिए नंबर दिया सबको मालूम है। नंबर एक्सेस किया गया फॉरबिडन स्टोरी के पास नंबर एक्सेस किया उसने, और कुछ लोगों ने एमनेस्टी इंटरनेशनल से कहा कि आप इसकी फोरेंसिक जांच कर ले। अब एमनेस्टी कर सकती नहीं मालूम। आशुतोष जी समय एकदम खत्म हो रहा है, मैं शो रैप करूंगा। एमनेस्टी के पास फॉरेंसिक के लिए पहुंचे या फॉरबिडन ने कहां से एक्सेस किए, इस बात को पता करना चाहिए। उसको चाहे बहुत इंटेलिजेंट आदमी पता करे, चाहे बहुत ही मूर्ख आदमी पता करे, लेकिन ये पता करना जरूरी इसलिए है कि अगर उस डेटा की जो बायर है, जो उस सॉफ्टवेयर का बायर है, वो केवल गवर्नमेंट्स हो सकती हैं, तो फिर एक एनजीओ के पास ये डेटा कैसे पहुंचा, उसने कैसे करा, एक मूल सवाल ये है। दूसरा मूल सवाल ये है कि जितने सारे नाम भारत के जुड़े हैं उसमें हर तरह के लोग हैं, तो क्या वाकई स्नूपिंग हुई है कि नहीं हुई है, ये जांच के विषय है, इस पर बातचीत होनी चाहिए। और तीसरा ये भी देखना चाहिए कि डेटा प्रोटेक्शन के बारे में भारत में अब कानून बनने का समय आ गया। शायद हो सकता है यही बहाना हो जिसकी वजह से बने, तो ये भी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये इश्यूज़ बार बार आते हैं और ये गंभीर मसला है जिस पे उसको जवाब भी देना चाहिए, जांच भी करानी चाहिए। और राजपूत जी, विपक्ष से मेरा एक निवेदन ये है कि जो किसान हमारे बैठे हैं उन्होंने आपसे वायदा लिया था कि आप लोग संसद में हमारा मुद्दा उठाएंगे, और आप लोग ये स्नूपिंग के चक्कर में काम नहीं होने दे रहे हैं। तो कृपा करके किसानों के मुद्दे भी उठाइए या फिर वॉकआउट मत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए सिंधु से आवाज़।